बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह आपकी अच्छी हुई होगी, आज आप लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। आज जी आम तातील का ऐलान किया गया है यौम तकबीर की वजह से, और इस वजह से ऑफिसेज स्कूल्स तो वैसे मेरे ख्याल से बंद हो गए, बच्चों के एग्ज़ाम भी थे वो भी ख़त्म हो गए। सो आज सब हॉलीडे आ रहे हैं। और सबसे मुझे जब मैं सुबह घर से निकलती हूँ तो सबसे जो निशानी होती है ना बड़ी, कि आज कोई छुट्टी है क्या, ट्रैफिक नहीं मिलता आपको सुबह सुबह। अब चूँकि स्कूल्स की छुट्टियां भी हो गई हैं तो ऐसे में ट्रैफिक वैसे ही कम हो जाएगी, लेकिन साथ साथ आज ऑफिस भी लोग नहीं जा रहे थे तो उस वजह से भी आज ट्रैफिक कम था। लेकिन ट्रैफिक कम होने तो एक तरफ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और रोज़ मैं यही कहती हूँ कि कुछ समझ नहीं आ रहा, वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी गर्मी में क्या किया जाए। ना आपका खाने का दिल कर रहा है, ना आपका कोई काम करने का दिल कर रहा है। आपको सुबह सुबह उठना पड़ रहा है तब भी आपको प्रॉब्लम है, आपको जल्दी सोना पड़ रहा है तब भी प्रॉब्लम है। ये मैं आपको अपनी लाइफ की किस्से बता रही हूँ। आपके मसाइल मुझसे मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि हर एक की रूटीन बड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन गर्मी के अंदर वो जो एक आवाज़ारी होती है ना, वो ऑब्वियस होती है हर एक के चेहरों पे, और मेरे भी कभी कभी। लेकिन मैं यहाँ पर स्माइल करके आती हूँ रोज़, ताकि आपकी सुबह अच्छी हो, आप भी स्माइल करें। सुबह सुबह गर्मी लग भी रही है, कोई बात नहीं, चाय अच्छी है नहीं है, आपको मिली है, मुझे अभी तक चाय नहीं मिली, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। ये मैंने रजिस्टर कराया कि शायद मेरी टीम मुझे चाय भेज दे। तो जनाब उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज आप छुट्टी बना रहे होंगे। गर्मी का इंतज़ाम आप कर लें, आज घर पर हैं तो आप कोई ठंडा पानी पिएं, लस्सी पिएं, ऐसी चीज़ों से आप गर्मी को दूर भगा सकते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, और आपको पता है कि हालात व वाक़यात किसी तरफ हमें जाते हुए बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कल एक अच्छी जो कह लें डेवलपमेंट ये हुई कि वफाक और केपी में जो बर्फ़ है वो कुछ पिघली है, जिस पे वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी साहब हों, वैस लगारी साहब हों, और वज़ीर आला जो केपी अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें मामलात को जो कह लें एक साथ मिलकर चलाने के हवाले से भी इत्तफाक हुआ है। और क्या इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये समझ सकते हैं कि जो एक इनिशिएट किया गया है मुज़ाकरात वाला एलिमेंट, ये प्रोलॉन्ग करेगा या नहीं। आज यौम तकबीर भी है, और आपको हमने काफ़ी दिन पहले से बता रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज एक बार फिर पार्टी की सदारत संभालने को तैयार है, और पार्टी क़यादत में जो मुल्की सियासत है या PMLN की सियासत है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ का जो पार्टी क़यादत के हवाले से है उसकी आज तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो जो आए रोज़ मुज़ाकरात की बात भी होती है, दूसरी जानब गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, केसेस बन रहे हैं, ये सारे मामला चलते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मामला क्या है इस पे भी बात करेंगे। और उसके अलावा आज हमने ज़रूरी समझा कि कल रफ़ा के अंदर जो बॉम्बिंग की गई है टेंट्स के ऊपर जहाँ पे पनाह गुरीज़ीन मौजूद थे, बच्चों के हवाले से इतने दिल खराश किस्म के विजुअल्स हैं कि शायद हम वो देख भी ना पाएँ, क्योंकि डिजिटल के ऊपर हमें देखने को मिलते भी हैं। इस पर भी आज हमने बात करनी है कि जो मज़लूम फ़लस्तीनी है इनके ऊपर जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसका क्या हल होगा। दो कि ये सारे आलमी जो ताकतें हैं या ह्यूमैनिटेरियन वर्क के हवाले से बात करें, सब लोग इतनी बढ़ के ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही बात है कि यहाँ पर हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी पे सारा तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर रैंकर पर्सन तज्जियाकार दुआ जमील मौजूद हैं। दुआ, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है मुश्तरका, जिसमें वैस लगारी साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों और अली अमीन गंडापुर साहब हों, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशावरत के बाद ये ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्रक्स यही था कि मिलकर जो मामलात हैं उनको आगे हैंडल किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या हम समझे कि मुज़ाकरात की तरफ ये पेशकदमी है। बहुत शुक्रिया अर्मिला शो में बुलाने के लिए। डेफिनेटली ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए कि सियासी हालात में बेहतरी हो और वफाक और सूबे का जो कनेक्शन है वो जितना मजबूत हो, आप जो इंतज़ामी मामलात हैं वो बड़े बेहतर अंदाज से चला सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत देखें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को देखें, और फिर 9 मई को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं होगी कि आप सियासी तहरीक में आप एक तरफ इदारों को बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया ब्रिगेड आपके सामने है,
जिस तरह से वो काम करती है, तो उसके साथ फिर ये तवक्को नहीं रखी जा सकती कि आप विफाक के साथ एक अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो आप बना सकें। लेकिन एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समझते हैं कि वो इंतज़ामी मामलात को विफाक के साथ मिलकर चला सकते हैं और विफाक भी उनको एक कुशन दे रहा है कि वो उनके साथ बैठें और बातचीत करें, तो ये एक अच्छा साइन कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एक पॉलिटिकली इन्वायरमेंट है, वो जो एक हीट है, उसको भी कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो कम नहीं होगी तो ज़ाहिर है इंतज़ामी मामलात को आप बेहतर अंदाज से नहीं चला सकेंगे। तो मुझे लगता है हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, लेकिन एक मीटिंग से, एक मुलाकात से ये खुशफहमी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ठीक है, ये खुशफहमी एक मुलाकात से नहीं रखनी चाहिए कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दो के जाने चाहिए एज़ पर दुआ सेट। दुआ आज यौम तकबीर भी है और दूसरी जानिब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात भी कर रहे थे कि आज एक बार फिर पार्टी की सदारत संभालने जा रहे हैं। अब पार्टी क़यादत संभालने से मुल्की सियासत या मुस्लिम लीग नून की सियासत पे आप क्या असरात देख रही हैं आइंदा आने वाले दिनों में? बिल्कुल अमला, आज का जो दिन है वो अगर हम एक पार्टी से, नवाज शरीफ से हटाकर देखें तो पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत बना और उसके बाद आपको पता है कारगिल की जंग रुकी। एक दुनिया में जो पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, एटमी ताकत का जो तासुर है ना, हमें उसको देखना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी हमें इसको देखना चाहिए। उसके बाद जाहिर है जिसका दौर है उसने वो क्रेडिट लेना है और नवाज शरीफ PMLN ये क्रेडिट भरपूर लेती है। वो कहते हैं ना कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं, तो वो क्रेडिट लेते हैं तो उन्हें लेने दें ये क्रेडिट। और दूसरी बात यह है कि जब वो पार्टी सदारत संभालेंगे, क्योंकि आप देखें कि हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो नहीं संभाल पाए हैं। 16 माह का दौर किसी को नहीं भूलना चाहिए और अभी तक भी हमें मामलात में बेहतरी नज़र नहीं आती। देखें मामलात में बेहतरी क्या है, आप 1 पेज पर हैं, आप स्टैब्लिशमेंट के साथ, आप इदारों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा है, तो ये हालात की बेहतरी नहीं है। हालात की बेहतरी वो है जब आपको, मुझे, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हम सेहत के मसाइल देखें, तालीम के मसाइल देखें, खाने पीने की चीज़ें हमारी पहुंच से दूर हैं। अब लोगों के घरों में बेरोज़गारी, बिजली का बिल, मतलब कौन कौन सा ऐसा मसला है जिसको भूल जाएं। तो लोग इस बात पर खुश नहीं हो सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब पार्टी की सदारत संभालें। हाँ, उसके नताइज उनकी पार्टी के लिए बहुत मुस्बत हो सकते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब में ये बात हमें माननी पड़ेगी कि उनमें बड़ी एक लीडरशिप स्किल्स हैं, वो संभाल सकते हैं। लेकिन आजकल तो ये खबरें भी थी कि उनकी सेहत के भी बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखते हैं कि वो सेहत के मसाइल के साथ पार्टी पर क्या उनके असरात मुरतब होते हैं सदारत संभालने के बाद, ये तो आज के बाद ही अंदाज़ा हो सकेगा। बहरहाल मरीम नवाज़ उनकी बेटी हैं और उनके कंट्रोल में भी हैं। देखते हैं कि क्या वो बेहतरी ला सकते हैं सूबे के मामलात में भी और पार्टी के मामलात में। अल्लाह करे बेहतरी आए, हम बेहतरी एक्सपेक्ट करते हैं, दुआ, और ये होनी भी चाहिए। तहरीक इंसाफ की भी बात कर लेते हैं। आए रोज़ हम गिरफ्तारियाँ देख रहे हैं उनके रहनुमाओं की और उसके साथ साथ ऑफिस भी गिराया गया है। ऐसे में हुकूमत की तरफ से फिर एक मज़ाकरात की बात सामने आती है, लेकिन मज़ाकरात होते नज़र नहीं आते। एक तरफ मज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ मुकदमात। ये मामला है क्या? क्या मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है? अरमला, किसी भी सियासी जमात पर कड़ा वक्त जो होता है ना, वो उनके फ़ायदे में होता है। आप तारीख़ उठाकर देख लें, जितनी भी सियासी जमातों पर कड़ा वक्त आया ना, उसके बाद वो सियासी जमातें एक और तरह से सामने आती हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के साथ एक छोटा सा मसला ये है जो उनके लिए एक बहुत बिग इशू भी आप कह सकते हैं, वो ये है कि इसकी जो लीडरशिप है वो सिर्फ बानी PTI तक महदूद है। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सपोर्टर है, वो सिर्फ एक बंदे के साथ है और वो है बानी PTI। इसके अलावा सेकंड लीडरशिप उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये वक्त पीपल्स पार्टी पर भी आया, लेकिन पीपल्स पार्टी एक बार फिर वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई। ये वक्त नून लीग पर भी आया और वो भी उस तरह से नहीं टूटी बिखरी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिखरी है। मुज़ाकरात, डायलॉग, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बड़ा गुड जेस्चर होता है जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इस तरह से मामलात हों, तो ये डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन बातचीत होती है, कहा भी जाता है डायलॉग होने चाहिए, लेकिन असल सवाल ये है कि ये इनिशिएटिव कौन लेगा। एक तरफ आप कहते हैं मेरी सबसे बड़ी दुश्मनी उनके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं आपने उन्हीं से बात करनी है, आप सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते। तो अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके बात करना चाहते हैं तो ऐसे कोई बात नहीं करेगा। अगर देखें,
पाकिस्तान में ना कुछ भी हो सकता है। आज इमरान खान बानी पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हो जाएं, कुछ उनकी भी टर्म्स होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, वो मान लें तो मामला फिर बढ़ जाएंगे। ये भी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आई है, तो यहाँ पर कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी का भी फ्यूचर बन सकता है अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे बना लेते हैं तो। हाँ जी, ये तो हम सबको अंदाज़ा है कि पॉलिटिक्स कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। आज कोई किसी के साथ है, कल कोई किसी के साथ है, और ये तो तहरीक इंसाफ का एक रहा है मामला। ठीक हो गया। दुआ, आपने भी इस फील्ड में बड़ा टाइम गुजारा है, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है, आपने इस मुल्क के हालात व वाक़यात देखे हैं। क्या लगता है आप मुल्क के बारे में क्या ऐसा दुआ सोचती हैं कि इस मुल्क के मसले ये हैं, इनका हल ऐसे किया जा सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है हर एक के कंसर्न्स अपने मुल्क को लेकर, हर कोई पेट्रियाटिक तो होता है, पेट्रियाटिज़म हर एक के अंदर होता है, मसाइल भी समझ में आ रहे होते हैं, हल कैसे हो सकता है दुआ? अलविला, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। मुझे लगता है आज के हर जर्नलिस्ट से, हर वो इंसान जो कहीं ना कहीं अपने मुल्क को सर्व कर रहा है, हम सहाफ़ी भी अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, अगर हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं तो ये हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क का मसला क्या है और आपको कौन सी चीज़ अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए पेन देती है। मुझे लगता है हमारे मुल्क में दो बुनियादी इश्यूज़ जिन पर काम होना चाहिए, सबसे पहले तालीम और दूसरा सेहत। एक्चुअली तालीम अगर आप हर घर में पहुंचा देंगे ना तो आपको किसी को कोई स्कीम्स, कोई सेहत कार्ड, कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तालीम होगी वहाँ रोज़गार होगा। और हमारे हस्पताल, सरकारी हस्पताल जिनकी हालत इस कदर ख़राब है, हम कार्ड्स देकर क्या समझते हैं कि हम अपने आम आदमी की सेहत को बेहतर बना सकेंगे। ऐसे दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पर उन्होंने सेहत पर बहुत कम खर्च करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो सेहत का निज़ाम है उसको बहुत बेहतर किया हुआ है। खाने पीने की चीज़ें इतनी आला क्वालिटी की हैं कि कोई मरीज़ ही नहीं बनता। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में मिलावट है। आप दवाइयों में मिलावट है, सेहत में आम आदमी कहाँ जाए? सरकारी अस्पतालों में आप चले जाएँ, आप समझेंगे कि हम बड़े ब्लेस्ड हैं। लेकिन देखें, आपको अपनी कौम को खड़ा करना है अपने पाँव पर। वो कौन करेगा? हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम शख्सियात और लोगों को मसीहा समझते हैं, हम निज़ाम को मसीहा नहीं समझते हैं। हमें अपना निज़ाम बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का सबसे बड़ा मसला हमारा निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। वो तालीम, सेहत, ओवरऑल जो हमारा निज़ाम की इस्लाहात, उसकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होंगी तो हम कभी भी एज अ नेशन एक स्ट्रॉन्ग कौम के तौर पर सामने नहीं आ सकते। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की है। ज़ाहिर है ये एक चीज़ है जिसमें सारे मामलात हमें बेहतर करने की ज़रूरत है जी। अच्छा, इसके अलावा दुआ, इन द एंड में फ़लस्तीन के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगी। इसराइली जारियत की बात की जाए, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और इस वक्त हम फ़लस्तीन के अंदर जो वाक़यात, जो हालात देख रहे हैं, इस पर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया हैरान भी है, परेशान भी है, लेकिन सब क्यों हेल्पलेस हैं ये अभी तक समझ नहीं आ रहा। यूरोपीय ममालिक की बात की जाए, 3 लोगों ने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे तस्लीम किया है, 3 ममालिक ने, जिस पर इसराइल को खासे कंसर्न्स हैं और वो सीख पा भी है। लेकिन दूसरी जानिब कल हमने रफ़ा के अंदर भी देखा कि जिस तरह से बर्बरियत की गई है मासूम बच्चों के ऊपर। हमारा मीडिया भी, हम बात तो कर रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो इंटेंसिटी शायद वो नहीं रही है जिस तरह से हम रोज़ इस टॉपिक को डिस्कस भी कर रहे थे। पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस इक़दाम को सराहा है कि इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए फ़लस्तीन को एज ए रियासत। बतौर सहाफ़ी हम इस मसले को मज़ीद कैसे उजागर कर सकते हैं? ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया हो या दीगर चीज़ें हों, वो तो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस हवाले से। हम पहले भी उजागर नहीं कर रहे हैं तो हमने मज़ीद क्या उजागर करना है? हम तो वो काम करेंगे जो अमेरिका खुश हो सके। और एक सहाफ़ी, अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सीनियर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस तरह उस मसले को उजागर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है? इसराइल एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर जो फ़लस्तीन पर बेईमाना तशद्दुद कर रहा है, यानी इंसानियत की हद है, ख़त्म हो गई कि लोगों को ज़िंदा जला दिया। और उसके बाद मुज़म्मती बयान, और ये जब से स्टार्ट हुआ इशू, मुज़म्मती बयान ही आ रहे हैं, इसके अलावा किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक हो सके
अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप फाइट नहीं कर सकते उन मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए, तो एटलीस्ट अगर जो प्लेटफॉर्म आपके पास है उसको आप यूटिलाइज उसमें करें। अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अर्मला, मेरे इस हवाले से ना बहुत डिफरेंट व्यूज़ हैं। मुझे लगता है कि हम जो करना चाहते हैं हम वो कर नहीं सकते। तो बस यही है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ कर सकते हैं, जो हालात उनके लिए हैं अल्लाह ताला उन पर रहम करे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अल्फाज ही हैं हमारे पास भी। बिल्कुल, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम करे और उनकी मुश्किलात को हल करे और आलमी ताकतों को, क़ुव्वतों को हिदायत दे कि हमने इन फ़लस्तीनियों पे जो हम जुल्म के पहाड़ टूटते हुए देख रहे हैं, इस पे हमें भी लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए एज ए नेशन भी। हम दुआ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर अपना कमेंट दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने 28 मई के हवाले से, यौम तकबीर के हवाले से बात की थी और आज पूरा पाकिस्तान यौम तकबीर मना रहा है। 28 मई का दिन अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। 26 बरस कबल जी इसी दिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना था। 28 मई 1998 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने भारत की जानिब से एटमी धमाकों के जवाब में बलोचिस्तान के ज़िला चागी के मकाम पर कामयाब 5 एटमी धमाके करके जो मुल्क की दिफा है इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया था। एटमी धमाकों के हवाले से बात की जाए तो उसके बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ भी हासिल किया है। इन तजुर्बात ने ना सिर्फ पाकिस्तान कौम के हवाले से बात की जाए बल्कि पाकिस्तान की जो इलाकाई सालमियत है, आज़ादी है, ख़ुद मुख्तारी है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन को बरकरार रखने में भी इसमें बड़ी हेल्प हुई है। इस अहम तरीन दिन के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, पाकिस्तान की तारीख के हवाले से भी बात की जाए तो यौम तकबीर की बड़ी अहमियत है। सबसे पहले तो इस दिन के हवाले से कमेंट दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इम्पोर्टेंट मौजू पर बात करने का मौका दिया। इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने खुद इस चीज़ का जिक्र किया कि आज का दिन हमारी तारीख़ का मुख्तलिफ लिहाज से, मुख्तलिफ हवालों से बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज के दिन 1998 में जब हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके ये साबित कर दिया कि हमारी जो एटमी सलाहियत है न सिर्फ ये हिंदुस्तान से बेहतर है बल्कि हम हर लिहाज से उस पर बरतरी रखते हैं। और गुज़श्ता अगर आप देखें 26 सालों में वाक़यात ने ये साबित किया है कि अगर हम उस वक्त एटमी धमाके ना करते तो इलाके में, ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान के हक़ में हो जाता बल्कि हिंदुस्तान को इजारादारी मिल जाती फ़ौजी तौर पे कि वो जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान के ऊपर अपनी फ़ौजी क़ुव्वत के लिहाज से हावी हो सकता है। आजकल की मॉडर्न दुनिया में जब आपका दुश्मन हिंदुस्तान जैसा हो तो फिर रवायती तरीक़ों से हट के आपको उसका मुकाबला करने के लिए हर लिहाज से हर वक्त तैयार होना पड़ता है। और हालात ने यह भी साबित किया है कि एटमी ताकत बनने के बाद, एटमी धमाके करने के बाद पाकिस्तान का दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह नाक़ाबिल तस्ख़ीर है। ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, आज के हालात ये साबित करते हैं। और अगर हम एटमी क़ुव्वत ना होते तो रवायती तौर पर हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत है, ज़ाहिर है अददी लिहाज से उसका मुकाबला करने के लिए हमें इस मैदान में भी उसके बराबर होना बहुत ज़रूरी था। इस लिहाज से मैं इसे समझता हूँ कि 28 मई का दिन हमारी तारीख़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। बल्कि अगर आप देखें तो गुज़श्ता लास्ट 77 ईयर्स में अगर कोई हमारा काबिल फ़ख्र सबसे ऐसा कारनामा है जिसके ऊपर पूरी कौम फ़ख्र कर सकती है, सबसे बड़ा बात मैंने बात की है। वैसे तो हमने बहुत सारी कामयाबी हासिल की है, तो यकीनन हमारा एटमी क़ुव्वत बनना ही था। तो आज के दिन के हवाले से हमें उन तमाम लोगों को तहसीन पेश करना है जो किसी न किसी हवाले से एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक रहे, चाहे वो सियासतदान हो, हमारे फ़ौजी लीडरशिप हो, हमारे साइंसदान हो। और अल्टीमेटली ज़ाहिर है
जिन्होंने ये डिसीजन लिया 28 मई 1998 को एटमी धमाके करने का, वो बहुत ही काबिल तहसीन है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन था। हम सबको पता है, अगर आप तारीख में देखें तो उस दिन पाकिस्तान को किस तरह से तरगीबात दी गई दुनिया की तरफ से, बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से, डराया धमकाया भी गया, लालच भी दिए गए पर्सनली तौर पे भी और एक रियासत के तौर पे भी, आप एटमी धमाके ना करें। मगर पाकिस्तान ने वही फैसला किया जो हमारे दफा के लिए, हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी था, और आज उसके समरात हम सब देख रहे हैं जो कि हमारे सामने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इतने सारे प्रेशर्स के बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान ने उस वक्त ये स्ट्रॉन्ग स्टांस अपनाया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया दुनिया को कि हम भी एक जो कह लें ताकत का तवाज़ुन है उसको बरकरार रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब आज यौम तकबीर के हवाले से अपना कॉमेंट दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। जैसे गर्मी आती है और एक गैर ज़रूरी तोहफ़ा जो हमें मिलता है गर्मियों में वो होता है लोड शेडिंग का तोहफ़ा, जो आवाम बिल्कुल ऐसा कोई गिफ्ट नहीं चाहती, लेकिन लेस्को हो के इलेक्ट्रिक हो वो आपको ये तोहफ़ा ज़बरदस्ती देते हैं कि आप ये लें। और आजकल जो सूरत हाल है लोड शेडिंग की वो कुछ अच्छी नहीं है, चूँकि देहात में बात कीजिए तो 8-8, 9-9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जबकि शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे भी लोड शेडिंग हो रही है मुख्तलिफ जगहों पर जो रिपोर्ट हो रहा है। अच्छा जी, ये लोड शेडिंग का मामला क्यों इतना ज़्यादा है? और कल शर्जील मेमन साहब ने भी कहा है कि जी के इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा हो गया है, और इस पे उन्होंने कमेंट दिया कि ज़ाहिर है जी अब बिजली नहीं आएगी, लोगों को मुश्किलात है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी है, 45-46 तक टेम्परेचर गया हुआ है। आप सोचें कि ऐसे में लाइट का ना आना, पंखे में बैठना इतना मुश्किल है और लाइट का ना आना ये कितना बड़ा टॉर्चर है आवाम के लिए। इसी पे बात कर लेते हैं जी कि लोड शेडिंग के मामलात क्या हैं और के इलेक्ट्रिक क्या कहता है, लेस्को क्या कहता है। इस पर हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें लाहौर से अली चौधरी ज्वाइन कर रहे हैं और मुजम्मिल फ़िरोज़ी हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और नहायत माजरत के साथ कि आप दोनों धूप में खड़े हुए हैं। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से अपडेट ले लेती हूँ। सबसे पहले अली आपकी जानिब आती हूँ, लाहौर में क्या सूरत हाल है जी लोड शेडिंग की? वैसे तो 3-4-5 घंटे तो हो रही है लोड शेडिंग, जो कि पता है सबको, लेकिन जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है इस हवाले से भी अली अपडेट कीजिएगा। अलहमदिल्ला अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में लोड शेडिंग इस वक्त जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन इसका क्रेडिट बिल्कुल भी जो है वापडा वालों को नहीं जाता, इसका क्रेडिट जो है वो सोलर वालों को जाता है, क्योंकि शहरी बहुत ज़्यादा जो है वो सोलर पर मुंतकिल हो गए हैं। अगर हम लाहौर में लोड शेडिंग की बात करें तो अभी भी लाहौर के जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, जिसमें बाटापुर का इलाका है, शादरा का इलाका है, इस समय जो जितने भी दीगर उसके इलाके हैं वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, जबकि दही इलाकों में यही लोड शेडिंग 5 से 6 घंटे हो रही है। जबकि पिछले सालों की अगर हम बात करें तो तब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग थी। जो लेस्को हुकाम है उनका ये कहना है कि पिछले साल इन दिनों में जो डिमांड थी बिजली की वो 5500 मेगावाट थी, जबकि अब वो कम होकर 3503,000 पर आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है वो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो कम हो रही है। इसकी वजह ये है कि शहरियों बहुत ज़्यादा जो है वो सोलर की तरफ जो है वो मुंतकिल हो चुके हैं, सोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वापडा के मेगावाट्स में एक कमी आई है। दूसरी जानी बिजली के बिलों की कीमतें जो हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि जो लाहौरी हैं वो अब बिजली का कम से कम इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं जाता लोड शेडिंग ख़त्म करने का वापडा वालों का, क्योंकि अभी भी अगर लोड शेडिंग नहीं हो रही तो शहरी फिर भी जो है वो बिजली की बंदिश का शिकार है, अजियत का शिकार है, जिसकी वजह ये है कि कभी किसी का कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी बिजली की तारों में आग लग जाती है, ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि सब्ज़ाज़ाद की ग्रिड स्टेशन में आग लगी तो 2 दिन तक जो है मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब रही, बिजली बंद रही, जबकि अब भी क्योंकि एसी चलते हैं शहरियों के बिजली के जो है उसकी डिमांड में इजाफा होता है, जिसकी वजह से लेस्को का निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है, तारें इतनी पुरानी हो चुकी हैं, जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं और उन पर लोड इतना ज़्यादा है कि वो फिर बर्दाश्त नहीं करते और फिर उसकी वजह से 2-3 दिन लाइट्स नहीं आती हैं। अच्छा अली आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मुजम्मिल भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल के इलेक्ट्रिक के हालात वाक़यात क्या हैं जी? कराची में लाइट का क्या सूरत हाल है? क्योंकि शर्जील मेमन साहब तो कह रहे हैं बेलगाम घोड़ा है जी के इलेक्ट्रिक।
हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त जो है वो शहर कराची में सूरत हाल ख़राब नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है। शहर कराची के अवाम जो है वो 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। अगर बात की जाए अंदरूनी इलाकों की तो वहाँ पर 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अगर इस वक्त जब वज़ीर जो पीपल्स पार्टी के वज़रा है जब उन्होंने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया है तो उस पर के इलेक्ट्रिक ने अपना गुस्सा इस तरह से निकाला है कि उन्होंने ख़त लिखा है के इलेक्ट्रिक ने सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी ख़जाना है और सेक्रेटरी तवानाई समेत तमाम जो अदारों को खतूत लिखे और खतूत में उन्होंने लिखा है कि सिंध हुकूमत पर 9.2 अरब रुपए वाजिब अदा है। अगर सिंध हुकूमत हमारे पैसे अदा नहीं करती है तो हमारा नेटवर्क बैठ जाएगा और लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो मज़ीद बढ़ सकता है। जबकि के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये कहना है कि शहर कराची की आवाम पर जो है इस वक्त 70 अरब रुपए वाजिब अदा है। यही वजह है कि शहर कराची के अवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये बात की जाए तो हम जिस इलाके में जाते हैं वहाँ पर लोग हमें बिल दिखाते हैं कि हम स्टार कंज्यूमर हैं, हम 100% बिल हमेशा वक्त पर पे कर रहे हैं। कराची के 40% इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहले बिजली लोड शेडिंग नहीं होती थी लेकिन अब वहाँ पर भी लोड शेडिंग का सामना है। जब सार्फिन के पास स्टार कंज्यूमर का बिल मौजूद है तो फिर वो लोड शेडिंग का सामना क्यों कर रहा है, ये सवाल हर सारिफ पूछता है। तो मुझे बताएं मुजम्मिल, फिर ये जो बिजली के मामलात हैं, ये जिस तरह से आप कह रहे हैं जो वाजिबात रहते हैं, अगर अवाम बिल पे कर रही है तो फिर ये सियासतदान बिल नहीं पे कर रहे? हाँ देखिए, जो इदारों पे वाजिबुल अदा है वो इदारों पे ज़्यादातर है बिल। जिस तरह उन्होंने मेयर कराची को भी नोटिस दिया है के इलेक्ट्रिक ने और दूसरे इदारों को दिया है कि जो बड़े बड़े इदारे हैं उन पर वाजिबुल अदा रकम है। जो आम सारिफ है वो बिल पे कर रहा है लेकिन खमियाजा इसका जो है वो एक आम सारिफ को भुगतना पड़ रहा है। अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज होते रहे, इन्हीं एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए नासिर हुसैन शाह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि अगर लोड शेडिंग के दौरान हीट वेव से कोई बंदा भी इंतकाल करता है तो हम के इलेक्ट्रिक पर उसका FIR कटवाएंगे। इसके बाद शर्जील लामेबन का भी बयान आया जिसके बाद जो है के इलेक्ट्रिक हकाम भी बहुत एक्टिव हो गए और उन्होंने भी एक खत लिख दिया है। अब अगर बात की जाए आम सारिफ की तो आम सारिफ बिल भरने के बावजूद भी परेशानी में मुब्तला है। शहर कराची वो वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा बिजली, गैस और पानी के बिल अदा करता है लेकिन इसका आम सारिफ जो है वो इन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अनफॉर्चुनेटली आम सारिफ पे जो कह लें सारे असरात आते हैं। अच्छा अली, आप भी ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो वाजिबात की कराची में बात कर रहे हैं, आम आवाम तो अगर बिल दे रही है तो अगर ये लोड शेडिंग या शॉर्टफॉल है तो फिर ये किसने बिजली के बिल देने हैं जो आवाम इसको खमियाजा भुगत रही है इसका? जी, अवाम खमियाजा भुगत रही है जबकि अवाम भी बिल की अदायगी कर रही है। शहरी जो है वो लाहौर के भारी भरकम बिल देने पे मजबूर है। अगर हम बात करें प्रोटेक्टेड सार्फिन की तो जितने भी लाहौरिये हैं वो आप यकीन कीजिएगा कि आधा महीना जो है वो पंखा जला के जो है वो सोते हैं और आधा महीना वो पंखा इस वजह से बंद रखते हैं कि कहीं उनकी लिमिट जो है वो प्रोटेक्शन के बाहर ना चली जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा हो जाता है नॉन प्रोटेक्टेड का और प्रोटेक्टेड का। अगर हम यहाँ पे बिलों की अदायगी की बात करें तो शहरी यकीन जानिए कि अपना जेवर तक बेचकर जो है वो बिजली के बिल अदा करने पर यहाँ पे मजबूर हैं। अगर बिजली के बिल अदा न करेंगे तो मीटर उतार के ले जाता है वापडा हुकाम, उसके बाद मीटर उतारने के बाद मीटर को वापस लगवाना एक चैलेंज है। हाँ। इतना बड़ा चैलेंज है कि भारी जितना बिल होता है उतना ही पैसे इजाफी जो है वो रिश्वत के तौर पर मुबैना तौर पर जो है वो दिए जाते हैं उनको बिल लगाने के मद में। तो इस सरदर्द से बचने के लिए शहरी तो जो है वो बिल अदा कर रहे हैं लेकिन जो सरकारी इदारे हैं जहाँ पे डायरेक्ट तारे जो हैं वो बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनकी निशानदेही भी हम लोग करते रहे कि जहाँ पे डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं, जहाँ पे तारों का निज़ाम ऐसा है कि कुंडा डालना बहुत ज़्यादा आसान है, उसके ऊपर कोई कान नहीं था रहा। हर इलाके में अगर हम किसी भी इलाके में जाएं तो वहाँ पे तारों का निज़ाम जो है वो इस कदर खस्ता हाल है कि वहाँ से बिजली चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो कारकर्दगी की अगर बात करें वापडा की तो वो सिर्फ वापडा के चंद एक अफराद को पकड़ कर उनकी तस्वीरें उतार कर जो है शाया कर देता है कि हमने बिजली चोर पकड़ ली हैं। लेकिन जहाँ पे अरबों रुपयों की बिजली चोरी हो रही है, जिन इलाकों में लाखों करोड़ों की बिजली चोरी हो रही है, उसका भी तमाम तर बोझ जो है वो आम सार्फिन पे पड़ता है जो कि अपने घर में एक या दो पंखे चलाकर जो है वो रहने पर मजबूर होते हैं। उसके साथ साथ बहुत से सार्फिन जो है ये वापडा से जान छुड़वाने के लिए जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं सोलर की तरफ। सोलर का जो है वो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं लेकिन वापडा ये कह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है वो पूरी है, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं बता रहा कि वापडा की सरदर्द की वजह से शहरी जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं और अब उस पे सोलर सिस्टम के ऊपर भी एक बड़ा मसला आइंदा आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं, सुनने में जो आ रहा है। थैंक यू वेरी मच अली, आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल आपका भी कि आप दोनों रिपोर्टर्स हमें आगाह करे थे। जी हाँ, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये सारे मामलात अगर आवाम सारे बिल्स पे कर रही है, वाजिबात अदा कर रही है तो फिर
मसला है कहाँ पे? ये तो गवर्नेंस के मसाइल हैं, इन इदारों के मसाइल हैं जिनको हल करना चाहिए, क्योंकि एक तो गर्मी एक इतना बड़ा हम कह लें मसला है, उसके ऊपर से लाइट का ना आना, लोड शेडिंग होना, 8-8 9-9 घंटे 12-12 घंटे लाइट का ना आना कितनी बड़ी अजियत है शहरियों के लिए। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, और आपको पता है कि क्रिकेट इतना दिल के करीब है इस नेशन के, और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ इस वक्त जारी है। 4 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़। इसका पहला मैच जो है बारिश की वजह से मनसूख हो गया, और दूसरे मैच में हम बात करें तो आपके सामने सूरत हाल रही पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जी तीसरा T20 मैच जो है 10:30 बजे खेला जाएगा, और दूसरे मैच में एज ए सेट के मायूस कुन कारकर्दगी थी और पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन हमारा जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसको अनाउंस कर दिया गया है, और स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान होंगे, उसके अलावा साइम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, आज़म खान है, उस्मान खान है, इफ्तिखार अहमद है, इमाद वसीम है, शाहीन अफरीदी हैं, शादाब खान है, मोहम्मद आमिर हैं, अब्बास अफरीदी हैं, और इसके अलावा भी दीगर प्लेयर शामिल हैं जिसमें नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इब्रार अहमद शामिल हैं। उस्मान खान के हवाले से बात की जाए, आज़म खान के हवाले से बात की जाए, इब्रार अहमद के हवाले से बात की जाए, और अब्बास अफरीदी और साइम अयूब के हवाले से बात की जाए, तो वो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। आज के मैच में जी क्या होगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसी होगी, और ये सीरीज़ जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए कितनी अहम है, इस पर हमारे साथ हम बात भी करेंगे। लेकिन चूंकि जिस तरह से हमने बात की है कि पाकिस्तानी टीम चूंकि इंग्लैंड के साथ मैच के अंदर, जो कि दूसरा हमारा T20 मैच था, पहला मैच तो मनसूख हो गया था बारिश की वजह से, उसमें कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है। और साइम अयूब के हवाले से बात की जाए तो वो भी कुछ अच्छा रन स्कोर नहीं कर चुके। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान भी 0 पर आउट हो गए। ये जो ओपनिंग है हमारा ऑर्डर, हमेशा से हमें इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसकी वजह से हमारी जो ओपनिंग है वो सफ़र करती है। कभी हम अपनी टीम को जब भी किसी स्ट्रॉन्ग कह लेना उस पर मुहैया करने की कोशिश करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसा टीम के अंदर हो जाता है कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। सो अब इस मैचेस के अंदर जी आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम की तैयारी क्या होगी। ये जो इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज़ है वर्ल्ड कप की तैयारी का, जैसे हम सब बार बार कह रहे हैं कि मौका है इसमें वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को तैयारी में बड़ी हेल्पफुल होगी। और दो कि हमने दुनिया की बेस्ट टीम्स के साथ कम्पीट करना है, उसके लिए हमारी जो बॉलिंग लाइन है, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है, हमारे जो कह लें फुल कॉम्बिनेशन है हमारी टीम का, वो कैसा होगा। जो अभी तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है इंग्लैंड दो की एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और वो भी अभी कुछ हमें टफ़ टाइम दे रही है। इससे पहले हमने आयरलैंड के साथ सीरीज़ में भी देखा कि पाकिस्तानी टीम ने स्ट्रगल किया था अपने इन मैचेस को जीतने के लिए। दो कि हम सीरीज़ जीत गए थे, बट स्टिल आयरलैंड के साथ हमारा खेलना और जिन कंडीशंस में हम खेल रहे थे, और अब चूँकि इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, निस्बतन नए लोगों का जो इंतखाब किया गया है इसमें, और कुछ पुराने लोग भी शामिल हैं, तो इस पर भी कमेंट लेते हैं। हमारे साथ उमर कॉल्सन मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, और हमें बहुत बेहतर तौर पे बता भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच उमर फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक अर्मिला। अच्छा उमर, सबसे पहले तो पिछले मैच पे हम ज़रा पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से जानना चाहेंगे। कैसी लगी आपको पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी? देखें, अब जो जवाब आप सुनना चाह रही हैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान से, काफ़ी देर से पाकिस्तान प्रिपेयर कर रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था अपने सेक्शन के ऊपर। जब टाइम आया तो बिल्कुल बिलो पार परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। काफ़ी अच्छे से हम क्रिटिसाइज करते आ रहे थे बॉलिंग को, लेकिन बैटिंग कहीं ना कहीं छुप रही थी, क्योंकि सारा का सारा मलबा बॉलर्स पे डाला जा रहा था। लेकिन बॉलर्स ने अपना पार्ट अच्छा से प्ले किया, और बैटिंग आजकल 180 रन जो है वो नॉर्मली हम दुनिया में कंपेयर करें बाकी जो इस टाइम मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है, 180 रन जो है वो चेजेबल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया वो। अब कहीं ये समझ आ गई है कि प्रॉब्लम लाइज डाउन इनटू योर बैटिंग, तो प्रॉब्लम काफी हमारी बॉलिंग की वजह से छुप रही थी, वो सामने आना शुरू हो गई।
अब जाहिर है आप खुद भी कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइन स्ट्रगल कर रही है, बॉलिंग हमारी फिर भी बेहतर है। उमर, बैटिंग में ओपनिंग के अंदर हमने प्रॉब्लम आई है। साइम पे हमने रिलाई किया, साइम 2 रन्स बनाए, फिर रिजवान कुछ स्कोर नहीं कर पाए। सो ये ओपनिंग ऑर्डर हमारा हमेशा से कभी ना कभी स्ट्रांग हो जाता है और कभी इतना बुरा डिस्टर्ब होता है कि वो संभल ही नहीं पाता है। सो इसके हवाले से आप कॉमेंट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान काफी अरसे से बाबर रिजवान के साथ ओपन कर रहा था और उनका एक टेम्पलेट था जिसके बेस पे वो खेल रहे थे। वो 12-13 ओवर खेलते थे और उसके बाद वो गेम को नीचे वाले जो मिडिल ऑर्डर था उनके ऊपर रिलाय किया। लेकिन जब आपने मॉडर्न क्रिकेट को अडेप्ट करने की बात करी है तो उसमें आपको एक ऐसा बैट्समैन बीच में डालना है जो हाई रिस्क क्रिकेट खेले। और पाकिस्तान दुनिया में मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है, 200 या 200 रन ऊपर करने की बात की जाती है, तो वो आपको करके दे, आपको हाई रिस्क खेलनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड कि सैम अयूब से फ्लॉप हो रहा है, पिछले 18 मैचेस में वो रन नहीं कर पा रहा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं। और एक खेल के लिए 18 से 20 गेम्स देना ये बहुत ज्यादा किसी को के लिए कि ये अच्छा ही है बुरा ही है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सैम इज अ बैड प्लेयर। उसने रन्स किए हैं, उसने पीएसए पे रन्स किए हैं, उसने इम्पैक्ट के साथ रन्स किए हैं, वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे अपने स्किल्स। मैं फॉर्म की बात नहीं करूँगा, अपने में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। इससे ये होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, ये बात भी करें, जब आप उस लेवल के ऊपर तो गैप्स होते हैं। आपको में खेलता नजर आएगा, बड़ा प्लेयर है। और आपकी ऑडियो थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, आप थोड़ा सा अपना करीब हो जाए लैपटॉप के ताकि आपकी ऑडियो ठीक आ जाए। हाँ जी, अब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। मैं कह रहा था कि जो डिस्पैरिटी है पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आपको नजर आना शुरू हुई होगी। जब एक लड़का खेल रहा होता है पीएसएल पे तो आपको लगता है कि दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा यानी क्या कर देगा। तो वो आपने देखा सैम अयूब इस तरह कर पा रहा। आपको आपको सैम के साथ से और आई थिंक ही विल। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट प्रेशर है, पीएसएल वाला प्रेशर जो है प्लेयर खेल रहे होते हैं। इंटरनेशनल लेवल आपका स्टेज जो है वो काफी हाई होता है। आई थिंक कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहा है। तो बताता चलूं कि नए चेयरमैन आया मोहसिन नकवी साहब, क्लियर मैसेज दिया प्लेयर्स को कि मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, इसके ऊपर आप 200 या 200 रन। अच्छा उमर, मैं आपसे एक सवाल भी कर रही हूँ और मीनवाइल अब अपनी ऑडियो को थोड़ा सा फिक्स कर लें। मेरा आखिरी सवाल यही है कि स्क्वाड अनाउंस हो गया है। आपने खुद भी कहा कि एक पीएसएल के प्लेयर का जाहिर है इंटरनेशनल क्रिकेट में एक प्रेशर सर्कमस्टांसेस बड़े मुख्तलिफ होते हैं और उसको इस पर रिलाई करना, और साइम को काफ़ी चांस दिया भी गया है, 18 मैचेस एज यू सेड। अब जो ये जो स्क्वाड आ रहा है, चूँकि इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद हमने वर्ल्ड कप खेला है, ओवरऑल स्क्वाड के हवाले से अपना इन द एंड कॉमेंट दीजिएगा। देखिए अमिला, ये जो भी स्क्वाड आपके पास खेल रहा है, जो 11 है 15 है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर आपके पास अवेलेबल है। प्रॉब्लम ये है कि वो टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ तुरम खान बैठे हुए हैं जो अब मिस आउट कर गए हैं। अगर वो होते हैं तो रिजल्ट से वो चेंज होते हैं। यही वो प्लेयर है जो आपके पाकिस्तान डोमेस्टिक आपके सिस्टम के बेस्ट प्लेयर है। अगर ये नहीं कर रहे तो आपको ये प्लीज पीछे उठना देखें कि आपको कोई आएगा रेस्क्यू करने है, वो नहीं है। ये आपके बेस्ट प्लेयर नहीं, ऑल दे हैव टू परफॉर्म। वो टाइम है जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस, जहाँ पे आपको कोशिश नहीं ढूंढने। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम चीजों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है। सैम अयूब, उस्मान खान नहीं खेल रहा, आजम खान है वो आपके। अगर आप दुनिया हमारी फैन भी समझती है कि पता नहीं हम मिस आउट गलत है। यही प्लेयर है, इससे जाना है और अभी से वर्ल्ड कप आपको हरवा भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। उमर कॉल से हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तजिया देर से, चूँकि अब सीरीज़ भी जारी है, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, हम ऑन एंड ऑफ क्रिकेट के हवाले से बात करते रहेंगे। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब मेरे मतलब का टॉपिक है ये। मेरे मतलब का टॉपिक इसलिए कि मुझे बहुत शौक है कि आप अच्छे लगें, अच्छा तैयार हो, और उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन चाहती हैं कि उनके चेहरे के ऊपर हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि उसको किसी प्रोफेशनल से कराना है। ये एक सबसे बेसिक चीज़ है जो हम सब ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है कि आप अपने चेहरे के ऊपर, अपने बालों के ऊपर कोई भी आप ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो किसी प्रोफेशनल से लेना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें खूबसूरत लगने की जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपनी रूटीन की बात करूँ, सुबह उठूँ, तैयार हूँ, मेकअप करूँ, कभी कभी आपकी ज़िंदगी आसान करने का भी आपका दिल करता है, तो उसके लिए होता है सेमी परमानेंट मेकअप। क्या आप रोज़ सुबह उठें और आपका थोड़ा थोड़ा मेकअप हुआ हो और आप ऐसे लगे कि आप तैयार उठे हैं। ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, लेकिन दुनिया भर में इसका बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भी है और उस पर लोग इम्प्लीमेंट भी करें। ख़वातीन ने बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे जो कह लें प्रोसीजर्स कराए हुए हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा मेहनत तगदो नहीं करनी पड़ती। सेमी परमानेंट मेकअप है क्या, ये कितना सेफ़ है, आप इसको अपने चेहरे पर अगर करवाते हैं और किसी प्रोफेशनल से कराते हैं तो उसके लिए आपके क्या खुदा न खास्ता कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम क्लियर करेंगे और इसके लिए हमारे साथ ज़ुनैरा अवैस मौजूद हैं, सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ुनैरा। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ज़ुनैरा। सबसे पहले तो हमें ज़रा सेमी परमानेंट मेकअप का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जी, सेमी परमानेंट मेकअप वो मेकअप है जो आपके चेहरे पे स्टे करता है लंबे अरसे के लिए। ठीक है। लाइक फॉर अ ईयर to 3 years, 4 years. It varies from skin type to skin type. और इसका फ़ायदा आपने पूछा मेरे से? मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं अपने फेस पे? करा सकते हैं। इसमें हम अपनी आईब्रोज़ को करा सकते हैं माइक्रोब्लेड। ठीक है। उससे ये होता है कि आपको जिनकी आईब्रोज़ हल्की हैं, कम हैं, शेप नहीं प्रॉपर, तो वो फिर हम इस तरह से उसको फिल कर देते हैं कि आपको एक कंप्लीट लुक आ जाती है। आपकी ब्राउज यानी हर वक्त परफेक्ट लग रही होती है। ठीक है। यू डोंट हैव टू रीफिल इट, यू डोंट हैव टू पुट ऑन एनी सॉर्ट ऑफ मेकअप ऑन योर आईब्राउज। ओके। उसके अलावा परमानेंट आईलाइनर होता है। आईलाइनर जैसे आपको पता है लगाना एक बड़ा मुश्किल काम है। वो परमानेंटली लग जाता है जी, वो बहुत मुश्किल से लगता है लाइनर। उसके अलावा परमानेंट लिप कलर होता है। ओके। ब्लश भी होता है परमानेंट। ओह वाओ। मोल्स भी बनते हैं जो तिल हम बनाते हैं ना अच्छा। खूबसूरती के लिए। जी, वो भी बन जाते हैं। तो मेकअप से आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी अच्छा, बाय द वे मैंने आईब्राउज को लेके आई वेंट टू ज़ुनैरा। मैंने तकरीबन कोई इट्स बिन 4-5 इयर्स के मैं ज़ुनैरा के पास ही जाती हूँ, सो आई कैन कम्प्लीटली वाउच फॉर इट कि ज़ुनैरा इज़ अ प्रोफेशनल। सो ज़ुनैरा, अब बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि हमें आइडिया नहीं है कि कौन हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें कौन सा ट्रीटमेंट सूट कर रहा है और हमें क्या कराना चाहिए और क्या नहीं, किसकी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ कराना ज़रूरी नहीं है। आप चूँकि इस फील्ड में हैं, आपको आइडिया है। आप ख़वातीन जब आती हैं आपके पास, उनकी क्या बेसिकली डिमांड्स होती हैं कि जी हमें ये करना है, वो करना है, व्हेन यू गाइड देम कि ये आपके चेहरे पे नहीं करेगा, व्हाट इज़ द रिएक्शन? आई रियली वांट टू नो। Obviously they understand. Everybody wants to look beautiful. Absolutely. हर किसी के चेहरे पे कोई ना कोई छोटा मोटा कुछ होता है, फ्लॉ होता है। और हम क्लाइंट जो भी हमारे पास आता है, हम उसके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि आपके लिए ये चीज़ आपको सूट करेगी। फॉर एग्जांपल आईब्रोज ले लें। ठीक है। उनके हवाले से गाइड करेंगे कि आपको ये ऐसी शेप अच्छी लगेगी, ऐसी शेप अच्छी नहीं लगेगी। तो मोस्टली क्लाइंट्स जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल, मैं अगर उनको कोई सजेशन दे रही हूँ तो वो उनकी बेहतरी के लिए है, तो दे डू लिसन। फिर कुछ अपने जहन में सोच कर आए होते हैं और वो उसी तरह से चलना चाहते हैं, तो फिर उनकी बात भी सुननी पड़ती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर फेस, दे हैव टू लुक एट देमसेल्व्स एवरी डे इन द मिरर। तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना जो है ना, वो बड़े ट्रिक है। इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। अच्छा ज़ुनैरा, सेमी परमानेंट मेकअप, आप बहुत सारे लोगों के इसमें कंसर्न्स होते हैं, इज इट सेफ? क्या ये सेफ होता है? जब हम आईलाइनर बात कर रहे हैं, ब्लश की बात कर रहे हैं, बीबी ग्लो काइंड ऑफ थिंग भी एक चीज़ है, इज इट सेफ? जी जी, दे 100% सेफ। वही बात आ जाती है, इफ़ यू गोइंग टू अ प्रोफेशनल एंड ऑब्वियसली अगर आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, वो आपके ऊपर अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं,
ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने होते हैं, ठीक है। सो दे गुड फॉर द स्किन, इससे कोई एलर्जिक रिएक्शन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बट देन अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल एंड यू आर कम्प्लीटली श्योर ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट दे आर यूजिंग, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो कि मतलब कुछ भी आपके फेस पर लगा दें, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप अपनी वर्किंग करके जाएं। हाँ, आपको जिसके पता होना पास भी आप चाहिए। जा रहे हैं ना, आप अपनी वर्किंग करके जाएं कि ये बंदा, इसका काम ऐसा है, ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। फिर आप तसल्ली के साथ जाएं, अपने प्रोसीजर्स करवाएं, एंड आपको तो पता ही है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपने कि क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस है इन चीज़ों को लेके? क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस ख़राब होते हुए देखे हैं। बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाते, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी का कोई मसला हो जाता है। जी, डू यू थिंक कि लोग ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस आ गई है विद द टाइम? अर्मला, जब मैंने अबाउट 8 years पहले ये काम शुरू किया था ना, तो तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब काफ़ी अवेयरनेस आती जा रही है। एक तो प्रोसीजर्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, जो कि अब बहुत काफ़ी ख़वातीन को आ गई है। दूसरी बात आ जाती है थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी पे। हर कोई जाहिर है ये प्रोसीजर्स करवाना चाहता है, बट दे आर अ बिट कॉस्टली। एब्सोल्युटली। जो प्रोफेशनल है, अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट के लिए चार्ज करेगा। तो थोड़ी सी इस चीज़ को लेके जो है ना, वो लोगों में अभी भी थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर कोई आपको सस्ती चीज़ दे रहा है तो वो they'll opt for that. they'll opt for that. Yeah. उस चीज़ के लिए थोड़ी सी लोगों को ना अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। कि लोग ये नहीं समझ रहे होते कि अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में वो करके दे रहे हैं तो वो प्रॉबेबली कोई सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आपके फेस पर लगा रहे हैं। तो फेस का मामला है, रिस्क लेना जो है वो मेरा नहीं ख्याल अक्लमंदी है। बिल्कुल भी नहीं है अक्लमंदी। एंड आई सो अग्री विद दैट कि ख़वातीन को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, तो अगर अच्छी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़ आप पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट प्रोफेशनल विल चार्ज फॉर इट। और अगर आप सस्ती चीज़ को आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन के ऊपर उसका जो कहते हैं वर्स इम्पैक्ट आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके, पिगमेंट्स कलर चेंज कर गए होते हैं उनके फेस के ऊपर, लगाया कोई कलर होता है वो रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर बाद में आपको डबल पैसे दे के उसको फिक्स करवाना पड़ता है। हाँ। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आप प्रोफेशनल की तरफ ना जाएं, आप प्रोफेशनल की तरफ और जाएं, क्वालिटी वर्क कराएं। एग्जैक्टली। अच्छा ज़ुनैरा, दुनिया भर में सेमी परमानेंट में, चूँकि सोशल मीडिया वगैरह पे देखती रहती हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे जो कहने सेलिब्रिटीज़ हैं, दे ऑप्ट फॉर लाइक सेमी परमानेंट मेकअप, लाइनर्स हैं, बीबी ग्लोज हैं, ये सब वो कराते हैं। पाकिस्तान के अंदर इसका कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली बढ़ रहा है, बट वही बात आती है, क्या लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि ये कितना मतलब इसको आपने बेहतर तरीके से अपने चेहरे के ऊपर कराना है, ना कि आपने सिर्फ किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट ले लेना है। दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा इनकरेज भी किया जाता है और ख़वातीन कराती हैं बिकॉज इट्स नॉर्मल फॉर देम। बिल्कुल वही मैं बता रही हूँ। मतलब जब मैंने कोई 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पाकिस्तान में, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब तो इट्स एक्सट्रीमली पॉपुलर, सब कराना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या कराना चाहते हैं? दो जो बड़े हमारे क्या कहना चाहिए, पॉपुलर जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, वो माइक्रोब्लेडिंग ऑफ द आईब्रोज है। ओके। बिकॉज आईब्रोज दे फ्रेम योर फेस। तो आईब्रोज आपकी परफेक्ट हो तो मेरे ख्याल में सब अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और जो दूसरा प्रोसीजर है वो लिप टिंट है। लिप टिंट है, ओके। जी, वो आपके मतलब लिप्स अगर हर वक्त पिंक लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, तो it's a blessing, वैसे सही बात। blessing and it's a very popular treatment, you know, you wake up looking fresh। हाँ, मुझे अब आई रिमेम्बर कि मैं आईलैश करा ली एक दफ़ा और मुझे लगता था मैं हर वक्त तैयार हूँ। मतलब यू फील लाइक, क्योंकि आप लेकिन ज़ुनैरा आईलैश के हवाले से जब बहुत सारे लोग आईलैशेस लगवाते हैं, लोगों को ये शिकायत होती है बहुत दफ़ा कि हमारी अपनी लैशेस ख़राब हुई हैं। ऐसा वाकई होता है या सिर्फ इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट या उसकी टेक्निक का होता है? वेल आई थिंक इट्स अ मिथ। अच्छा। इट्स ऑल इन योर हेड। और अगर आप कोई भी चीज़ ओवरडू करेंगे
या अगर आप अपनी लैशेस को ब्रेक नहीं देंगे तो फिर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज़ वंस इन अ वाइल आप कुछ भी करा रहे हैं। क्या आइडियल टाइम है कि आपने इतने टाइम बाद उसको रिमूव करा लेना चाहिए? लैश एक्सटेंशंस को आई वुड से 3 to 6 मंथ से ज़्यादा आप एक सेट को ना कंटिन्यू करें। लैशेस रिमूव कराएं आइडियली आफ्टर 3-4 मंथ्स। गिव योर लैशेस अ ब्रेक, जिसमें आप अपनी लैशेस पे लैश सीरम्स लगाएं, कैस्टर ऑयल लगाएं। देसी रूट के वर्क्स आई गेस लैश पे। they definitely do. Give them a break for like a month और फिर दोबारा करा लें। It's important to give a break. अच्छा, मुझे लगता है ये भी है कि आपको अपनी स्किन, अच्छा अगर आपके चेहरे पे रिक्वायर्ड है तब आप ये सब चीज़ें या ट्रीटमेंट्स आप करें। अगर बिल्कुल। हाँ, अगर नहीं है यू डोंट हैव टू, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है अपने साथ। मैं ये इस हवाले से भी अपने क्लाइंट्स को ज़रूर गाइड करती हूँ। ये नहीं कि कोई आ गया तो उसको बंदा ज़बरदस्ती सारा कुछ करना शुरू कर दे। अगर किसी को नहीं ज़रूरत है तो आप क्यों करें? हाँ, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर चीज़ कराना, हर चीज़ मुंह पे ज़रूरी नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ों को आप जैसे अल्लाह ताला ने बनाया उनको वैसे ही रहने दें। उसी में बेहतरी है। इन द एंड सुनहरा, ज़्यादा पंगे ना करें। हाँ, ज़्यादा पंगे ना करें। इन द एंड बहुत सारी ख़वातीन आपको देख रही होंगी जो ये ट्रीटमेंट्स लेना भी चाहती हैं या ले चुकी हैं। अल्लाह ना करे किसी का अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस है, कोई मैसेज आप देना चाहें? दिस इज़ योर कैमरा। मैसेज तो मेरा यही है कि प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करें ज़रूर बिफोर गोइंग टू अ प्रोफेशनल, बिकॉज़ मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे बहुत परेशान होते हैं गलत जगहों से ट्रीटमेंट्स लेके। तो मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि किसी भी आर्टिस्ट के पास जाने से पहले उनका पोर्टफोलियो देखें, स्टडी करें, रिसर्च करें और फिर प्रोसीजर लें। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच ज़नारा फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। ज़नारा वेस्ट जी हमारे साथ मौजूद थी, सेमी परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट हैं। हमें टेक्निक्स के हवाले से मैंने बताया कितना सेफ़ है, बहुत सारी मिथ्स भी क्लियर की। सो आई होप ये सेगमेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। ऐसे में हमने सोचा कि आपको अनारकली की सैर करवाई जाए और वो सैर करवा रही है हमें नताशा। देखते हैं क्या दिखा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो नाजरीन, आज मैं लाहौर के कदीम बाज़ारों में से एक बाज़ार में पहुंची हूं जिसका ताल्लुक शहर लाहौर से सदियों पुराना है। तो मैं बात कर रही हूं लाहौर की पुरानी अनारकली में, क्योंकि पुरानी अनारकली अपनी सकाफत, तहजीब और तमद्दुन की वजह से पहचानी जाती है। यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी एंटीक की दुकान है जहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी। तो आज उस दुकान का विज़िट मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है और देखना है कि उस दुकान में आपको क्या कुछ मिल सकता है और उसकी कीमत क्या है और कितनी पुरानी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हमारे साथ। मैं अभी उस दुकान में पहुंच चुकी हूं जहां पर हमें एंटीक की चीज़ें नज़र आ रही हैं और ऐसी नायाब चीज़ें यहां पर मौजूद हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी हैं। ये मेरे हाथ में टर्टल आप देख रहे हैं, तो ये मार्बल का टर्टल बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। पत्थरों को तराश खराश कर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। एंटीक की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तांबे के बर्तन बहुत पुराने हमें दिखाई दे रहे हैं जिनको इन्होंने साफ़ किया हुआ है, तांबे के बर्तन को, क्योंकि साफ़ करके वो उनकी शाइन ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक बफलो है जो कि तांबे की और काफ़ी हैवी वेट है। मतलब इस तरह के और भी डेकोरेशंस हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन से कहती हूँ कि थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पर क्या कुछ मौजूद है। हैंडीक्राफ्ट्स की एक दुकान है ये, जो कि हमें बहुत पुरानी लग रही है। यहाँ पर जो दुकान के ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। अंकल थोड़ा सा चलते हैं, चलते फिरते करते हैं, चीज़ें देखते हैं, आपसे कीमत पूछते हैं। तो अभी ये जो आपके पीछे लकड़ी के बॉक्सेस लगे हुए हैं ये सारे हैंडमेड हैं, कहाँ से आते हैं, क्या कहेंगे?
ये बेटे असल में बात ये है, जो बॉक्सेस ये पुरानी सकाफत है, क्योंकि आप ये देखें इस पे ये कश्मीरी आर्ट कहते हैं हम, कार्विंग। ये सारा जो है ना हमारा हुंजा, गिलगित, शुमाली इलाका जात, ये उनका आर्ट है। तो ये हमने इसके बॉक्सेस, कार्विंग है, ये बहुत पुरानी सकाफत है और लोग अपने दोस्तों को और मैरिज जब होती है बच्चियों को गिफ्ट देते हैं। इसमें ये देखिए ना वेलवेट लगी हुई बेटे, इसमें ज्वेलरी शुलरी रख सकती है। अच्छा, ये बताइएगा कितनी पुरानी आपकी दुकान है? सबसे पहले सवाल तो हमारा यही बनता था कि कितनी पुरानी दुकान है? पार्टीशन के बाद की ये दुकान है। जब हमारे बाबा अजदादों ने ये काम शुरू किया तो उस वक्त ये काम बहुत नायाब और अब भी बहुत नायाब है, क्योंकि अब तो है ही नहीं ना, बनता ही नहीं है ना। पहले तो इंडस्ट्री थी। साथ साथ और भी चलते हैं। हाँ जी, जी जी। तो यहाँ पर कुछ एंटीक के हमें डेकोरेशन दिखाई दे रहे हैं, ये बताइएगा ये तांबे के हैं, क्या है सारा? बेटे मेटल वर्क है, इसको करते हैं चतुराई वगैरह का काम कहते हैं, और इसमें जाली बनी हुई है। ये भी सारा एंटीक्स में आता है। अगर आप शाही फोर्ट जाएं, शाही किले में, वहाँ आपको ये अच्छी चीज़ें नवादरात मिलेंगी। ये सब एंटीक है और ये सब आजकल हम बना रहे हैं और हैंडमेड है और बहुत ज़बरदस्त है। जैसे ये तलवार सेट है। थोड़ा और आगे पीछे चलते हैं क्योंकि अंदर दुकान थोड़ी बड़ी है। ये सारी चीज़ें, ये डेकोरेशन, कढ़ाई के, ये भी आपने खुद? ये भी जो आर्ट है ना, इसको हम भी शुमाली इलाका जात आर्ट कहते हैं। ये भी कश्मीरी आर्ट में आ जाता है। ये सारा जो वुमेन्स हैं पाकिस्तानी, वो बनाती हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये स्ट्रॉ पेंटिंग देखें बेटे, ये गंदम के वो नीचे बनी हुई जी मौजूद हैं। ठीक है, ये तांबे की शायद छोटी छोटी देचकियाँ, कढ़ाई। और ये हम आजकल देखते हैं जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें इन बर्तनों में खाने को सर्व किया जाता है, बर्तनों में, तो हम बड़ा खुश होते हैं। ट्रेडिशनल हमारी जो है वो दिखाई जाती है। छोटे छोटे बर्तन मौजूद हैं, हैंडीक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जानवरों पे ये जो पेंट अंकल किया गया है, थोड़ा ये बताएं कि कैसे किया जाता है? ये असल में बेटा ये जो पेंट है ना, इसे हम कहते हैं बुनकी आर्ट। ये सारा जो है ना हाथ से पेंट किया जाता है, फिर उसको छलाई की जाती है। ये देख रहे हैं, ये बड़ा पुराना आर्ट है। कहाँ का आर्ट है, हमें थोड़ा बताओ। असल में बेटा ये सहारनपुर, इंडिया में सहारनपुर है, ये वहाँ का आर्ट था। मगर जब पार्टीशन के बाद वहाँ से लोग आए तो पाकिस्तान में उन्होंने ये काम शुरू किया, तो अब ये पाकिस्तानी आर्ट भी है। मगर ये हमारे मुस्लिमों का आर्ट है, मुसलमानों ने ही ये सारा काम शुरू किया। दुनिया में आप देखें जितने भी अच्छे अच्छे काम हुए हैं, ये मॉस्क, शाही पोर्ट, ये वो, इसमें सब मुसलमानों के काम है। मुसलमानों के काम है। थोड़ा सा और आगे चल के भी देखते हैं तो यहाँ पर और भी मार्बल की जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ऊंट की जो लकड़ी है उस पर भी डेकोरेशन बनाए गए हैं। ये देखें, ये कैमल बोन है, बिल्कुल। जब ये सिंपल होती है ना तो देखने को भी दिल नहीं करता, मगर जब इसको तराशा जाता है, इस पर कार्विंग, हैंटिंग आर्ट, इसके कहते हैं हैंटिंग आर्ट, तो ये खूबसूरत हो जाता है। और ये यकीन करें बाहर डॉलरों में बिकता है। तो आपको यही मैं कह रहा था पुत्र, हमारे यहाँ बहुत कुछ है, सिर्फ हमें एक अपना एम बनाना है कि हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान के अंदर बहुत। अच्छा, ये एक कितने दिन में बन जाता है? एक दिन में बन जाता है? एक दिन जो अच्छा कारीगर है वो तो एक दिन में बना लेता है, क्योंकि इस पे हाथ का काम है, कार्विंग है, जाली है। मगर प्राइस क्या होगा बेटा? इसके प्राइस तो कोई 4,500 है, मगर ये है कि ये यहाँ 4,500 है और ये बाहर कम से कम $100-150 का है। आपको कितने का पड़ जाता है? आप खुद बनवा रहे हैं या फिर आपको बना बनाया? सीधी सी बात है, आपसे गलत नहीं कहूँगा, 3500-3600 में पड़ जाता है। मगर हम 500 का मार्जिन तो रखना है, ऑब्वियसली बात। कस्टमर में 300-400 कम करना होता है। मगर ये मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने हमें कीमत इसकी बता दी, आप खुद बनवाते हैं, ये बना बनाया आपको आता है? बेटे कोई चीज़ बनी बनाई नहीं आती हैंडीक्राफ्ट में, सब कुछ हम खुद बनवाना पड़ता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट हमारे लोगों को, अक्सर लोगों तो पता ही नहीं हैंडीक्राफ्ट क्या है। नई जनरेशन को तो बहुत सारों को नहीं पता होगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे मुल्क में बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि बेटा हम टूरिज़म नहीं ला सके। देखिए पुत्र, जिस मुल्क में टूरिज़म होता है ना, वहाँ ये हैंडीक्राफ्ट चलता है। और आपको पता है टूरिज़म जो एक इंडस्ट्री है, ये बाहर का पैसा पाकिस्तान में आता है, उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने कपड़े की इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अच्छा अंकल, ये बताइएगा कि इसकी डिमांड अब कितनी रह गई है, क्योंकि हमें कस्टमर कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जब से हम आए हैं, शूट कर रहे हैं। ओवरऑल भी मैंने देखा कि जो चीज़ों की डिमांड है, एंटीक चीज़ों की, उनकी जहाँ डिमांड बहुत कम है, प्राइजेस हाई होना वजह है, क्या वजह है इसकी, थोड़ा वो भी हमें बताएं। इसका तो प्राइस हाई है ही नहीं, क्योंकि ये आर्ट तो मिलता ही नहीं है। लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं। जब हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं
तो वो बाय करते हैं, वो अपने लोगों को गिफ्ट देते हैं, बाहर के दोस्तों को। पाकिस्तानी लोग इसलिए आप कह सकते हैं कि उनके लिए तो अपनी रोटी पूरी करना इस वक्त मुश्किल है, तो उसमें क्या बेचारे सोचेंगे। मगर ये है कि जब हमारे लोगों के पास पावर आ जाएगी, जॉब्स मिलेंगी, पैसा आएगा, फिर हर बंदा अपना घर से जाता है। बताइएगा कारोबार कैसा चल रहा है आपका, क्योंकि एंटीक की चीज़ें आपने रखी हुई हैं थोड़ा, क्योंकि जब टूरिस्ट आएंगे तभी सारा काम होगा, तो अभी काम कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चलता है, कस्टमर आम रूटीन में है या नहीं है? देखिए बेटे, बात यह है, कारोबार शुक्र अल्लाह है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कस्टमर आते हैं तो हम बैठे हुए हैं। प्लीज़ और कुछ हमें दिखाएं, कुछ एंटीक। ये अब आप देखिए, ये वुडन मोंकी ट्री बना हुआ है। अब ये मोंकी जो फोल्ड भी हो जाता है, ये देखिए, यहाँ से हम करेंगे ये फोल्ड हो जाएगा। अब इस तरह की चीज़ें कहाँ बनती हैं? ये हमारे मुल्क में, ये देखें आप, ये ब्रास की चीज़ें, ये देखें सब मार्क और ये चीज़ें, ये देखें स्टैचूज। इसकी कीमत क्या है? इनमें से किसी एक की कीमत हमें बताएं। ये जो बेटा मूर्ति है ना, ये कोई 8,500 रुपये की है। अच्छा, ये जो एलिफेंट है हमें ये बेटे कोई 18,000 रुपये का पीतल का। पीतल का 18,000 का जो है वो एलिफेंट दिया जा रहा है। इसमें साइजेस हैं, इससे छोटा लेंगे वो 10 का भी, उससे छोटा लेंगे 5-6 में भी आ जाता है, मटीरियल के हिसाब से। बिल्कुल बेटा। ठीक है जी, सारी एंटीक की जो दुकान है और तमाम जो चीज़ें हैं, कीमतें हैं, तमाम जो स्नैरियो है, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर किया है हमने। चीज़ें आपको दिखाई हैं, खूबसूरत सी दुकानदार से भी मिलवाया है, और साथ ही साथ वो एक शिकवा करते भी हमें दिखाई देते हैं कि टूरिज़्म को जो ज़्यादा प्रमोट किया जाए, कि जो हमारा बिजनेस है, पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतर हो सके। दुकान के अंदर ही मौजूद हैं, कस्टमर भी मौजूद हैं, क्योंकि इक्का दुक्का कस्टमर्स यहाँ पर आ रहे हैं। दुकानदार से आपकी बात करवा दी है, तमाम जो सिचुएशन है, कारोबार की सिचुएशन है, वो भी आपको बता दी है। तो कस्टमर से बात करते हैं कि कितना प्रेफर किया जा रहा है, किसके लिए क्या कुछ ख़रीदा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कुछ पसंद आया? एंटीक की दुकान में मौजूद हैं, सबसे पुरानी दुकान है, कुछ पसंद आया? हाँ बिल्कुल, जैसे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, फिर इसके अलावा जो लाइक वॉल पे कैरी करने के लिए चीज़ें हैं वो हैं। किसके लिए लेने आए, क्या कुछ लिया है या नहीं? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं लिया, डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ज्वेलरी बॉक्स अच्छा लगा तो बस। हैंडमेड है वो? जी हैंड। कीमत मुनासिब है? हाँ, ये है कि इसकी प्राइस भी मुनासिब है, और दूसरी बात ये कि एक सकाफती है चीज़, और अट्रैक्ट करती है पड़ी हुई भी आपके टेबल पे या जैसे भी आपने कैरी की होती है। तो बिल्कुल जी, सकाफत अट्रैक्ट ज़रूर करती है। आप क्या देख रही हैं, ये बताइए। मैं यहाँ पे वॉल हैंगिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। किसके लिए देखने आए हो? कुछ पसंद? मामा की क्या बर्थडे है? क्या है? मामा की बर्थडे है। मामा को की चीज़ें पसंद भी हैं, तो इस वजह से। तो पाकिस्तान की सकाफत भी है, इसीलिए। हाँ जी। वैसे तो गिफ्ट्स, मामा को कपड़े पसंद होंगे, शॉपिंग पसंद होगी, आप कह रही हैं हमेशा एक ही दफ़ा एक ही तरह की चीज़, इस बार थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा उनके लिए, इस वजह से थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। पाकिस्तान की सकाफत को भी प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने घरों में भी ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको पता चल सके किस तरह से हमारी सकाफत है और कैसे तमाम चीज़ें बनती हैं, हमारे मुल्क में कितना हुनर है, कितनी मुहारत है। तो अरबला, अभी के लिए मुझे इजाज़त दे दें, तमाम आपको चीज़ें दिखा दी हैं। अगर आपको कुछ पसंद आ रहा है आप हमें बता दें, हम आते हुए ले आएंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग अपने लिए भी की है, अपनी अम्मा के लिए भी की है, घर वालों के लिए की है, क्योंकि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारे मुल्क की सकाफत कितनी रिच है, किस तरह काम किया जाता है। तो अगली स्टोरी के लिए मुझे अभी इजाज़त दे दें, दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।